इस देश में शासक वर्ग ले रहा है और हम लोगों को यह समझना है कि शासक वर्ग कौन है और शोषित वर्ग कौन है। आप लोग अक्सर देखते होंगे 15 अगस्त 1947 के दिन बताया जाता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया और हर प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन आज़ादी के नाम पर हमारे लोगों को पूरे देश में जश्न मनवाया जाता है। क्या आपको ये चोरी लग रहा है? आप इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए। ऐसा क्या पूछा, क्या ऐसा दिक्कत है? धूप लग रहा है आपको? धूप लग रहा है। अच्छा ठीक है, साइड में क्योंकि आज हम लोग जिस बैठक में बैठे हुए हैं साथियों, हमारे लोगों की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी कमी होती है कि हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं है और उससे बड़ी कमी यह है कि हमारे लोग जानकारी लेना नहीं चाहते और जो समस्याएं हैं वो हमारे ही सामने हैं और हमारे पर ही बीत रही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग अमल नहीं कर पाते हैं, उसको जान नहीं पाते। सवाल ये होता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो हमको बताया जाता है कि देश आज़ाद हो गया, हर साल 15 अगस्त के दिन जो आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इस बात को सोचा? क्या हमने कभी इस बात को समझा कि आज़ादी होती क्या है? आज़ादी की परिभाषा क्या है? आज़ादी के अंतर्गत जो आज़ाद होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती है। जो आज़ाद होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अंग्रेज चले गए और इसके बाद भी हमारी जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वो समस्या हमारी कम होनी चाहिए। अगर हम आज़ाद हो गए तो हमारी समस्या कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा। बेरोजगारी, अशिक्षा, यानी जो सरकारी नौकरियों में हमें अवसर मिलता था आरक्षण के माध्यम से जाने का, तो संवैधानिक तौर पर जो शासक वर्ग है वो आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जैसे सन 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी से पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग बोलते हो कि आरक्षण खत्म कर दोगे, तो कैसे खत्म करोगे? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को प्रभावहीन कर देंगे और 2020 जाते जाते आरक्षण खत्म हो जाएगा। यानी संविधान में रहेगा लेकिन प्रभावहीन हो जाएगा। जैसे जब हम लोग उस समय बोलते थे कि निजीकरण के माध्यम से जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसको ये शासक वर्ग खत्म करना चाहता है, तो हमारे लोग क्या कहते थे? हमारे जो तथाकथित नेता हुआ करते थे वो कहते थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई संविधान को हाथ लगाएगा तो उसका हाथ काट लेंगे। अरे संविधान कैसे खत्म कर देगा? ऐसा हमारे लोग बोलते थे, कहते थे। हमारी साथियों, सरकारी संस्थानों में ही रिजर्वेशन है, प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं है। और आपके सामने जो सरकारी संस्थान हैं उनको दिन प्रतिदिन ये शासक वर्ग प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, प्राइवेट कर रहा है। यानी आरक्षण है लेकिन प्रभावहीन हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं, तो आरक्षण खत्म हो गया ना। आरक्षण तो इसे खत्म हो गया। और वो मुफ्तखोर हम लोगों को बोलते हैं, एससी बीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को बोलते हैं कि आरक्षण लेने वाले मुफ्तखोर लोग हैं, तो 10% आरक्षण क्यों ले लिया भाई? सवाल। अब सवाल यह है कि ये जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये इससे सिद्ध हो रहा है कि समस्याओं को बढ़ाने वाले लोग हैं, समस्याओं को बढ़ाने वाले लोग, इसलिए समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को
आप लोग अगर पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि हम अपने इतिहास को समझ नहीं पा रहे। तो हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलना चाहते हैं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कहा कि जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है, उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में होता है। जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था में होता है, उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में होता है। तो जब तक हम सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक शासन व्यवस्था हमारे समझ के बाहर की बात है। आप लोग ध्यान देते होंगे कि जो हमारे महापुरुषों ने, कांसीराम साहब ने या जननायक कर्पूरी ठाकुर या जितने हमारे महापुरुष रहे, जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, जिनके बदौलत हमारे लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ, और आज के जो नेता है, आज जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, कभी उस मुद्दे को उठाते थे, लेकिन आज उन मुद्दों को उठाना ही उन लोगों ने बंद कर दिया। कारण क्या है? आखिर ऐसी क्या व्यवस्था, ऐसी क्या अव्यवस्था है कि उन लोगों ने जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाना बंद कर दिया। आप लोग इतिहास भी पढ़े होंगे। इतिहास की तरफ इसलिए हम चलना चाहते हैं कि आज की जो सामाजिक व्यवस्था है और पूर्व की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें अंतर क्या है, कि हमारे साथ ऐसी समस्याएं बार बार क्यों निर्माण की जा रही है। आप इतिहास के स्टूडेंट, इतिहास की अगर तरफ चलेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि भारत में समय समय पर विदेशी आए, और जो समय समय पर विदेशी आए वो हमारे लोगों को गुलाम बनाए और हम पर शासन किए। क्योंकि जो बाहर से विदेशी आता है उसका एक उद्देश्य होता है वहाँ के लोगों पर शासन करना। तो जब आप इतिहास की तरफ चलेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, तो समय समय पर सबसे पहला विदेशी भारत में आर्य आया। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हड़प्पा जैसी सभ्यता का आप लोगों ने कक्षा 7 और 8 में ही जिक्र सुना होगा। हमारे लोग पढ़ते तो है लेकिन अमल नहीं कर पाते। हमारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो हुआ क्या? सबसे पहला विदेशी जो आर्य आया भारत में, और उसके बाद मूड आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इतिहास में इनके आने की तिथि मिलती है और जाने की तिथि मिलती है, लेकिन भारत में जो सबसे पहला आर्य नाम का विदेशी आया उसके आने की तिथि मिलती है लेकिन जाने की तिथि नहीं मिलती। इसका मतलब कि जो सबसे पहला विदेशी आया वो अभी भी है। तो सबसे पहले उन विदेशी लोगों ने क्या किया? यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा किया, सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा किया और हमारे लोगों को 4 वर्णों में बांटा है। यहाँ जो स्थिति परिस्थिति निर्माण हुई 4 वर्णों में बांटा। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो यहाँ के मूल लोग थे उनको शूद्र की कैटेगरी में बांटा और अधिकारों का बंटवारा किया। सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा करने के बाद उन लोगों ने क्या किया? अधिकारों का बंटवारा किया। देखिए कितनी चालाकी और कितना धूर्ततापूर्ण कार्य उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ किया। ब्राह्मण अपने पास 4 अधिकार सुरक्षित रखा। ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, धन संपत्ति रख सकता है और सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता है, जैसा आज भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दूसरा क्षत्रिय, यह पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था और सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता था। तीसरा वैश्य, यह पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था लेकिन सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकता था। अब चौथा, यहाँ की जो मूल, जो हमारे लोग जो राजा हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ के जो पूर्वज जो राजा हुआ करते थे, उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा, जबरदस्ती उन पर कानून बनाया, कानून बना करके उनके सारे अधिकारों को छीना और उनको क्या कहा कि ये तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। ना तो ये धन रख सकते हैं, ना संपत्ति रख सकते हैं, ना हथियार रख सकते हैं, ना बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीनों वर्णों की, जो ऊपर के वर्ण है इनकी सेवा करेंगे। ये पूर्व का इतिहास। इसके बाद क्रांति होती है। जिस तरह से हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं उस तरह से गौतम बुद्ध की क्रांति होती है। क्रांति के बाद हमारे फिर मूल निवासी जो हमारे जो राजा थे, हमारा मूल निवासी जो शासक बना, जैसे कि मौर्य वंश की स्थापना होती है। और उसके बाद
सारे शूद्र इकट्ठा हुए, क्योंकि सारे लोगों की समस्या एक ही थी। तो जब सारे लोगों की और सारे लोगों की समस्या को जब तथागत गौतम बुद्ध ने बताया तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद शासन उनका स्थापित हो गया। स्थापित होने के बाद साथियों क्या होता है कि एक पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण कितना चालाक होता है। हमारे लोग क्या करते हैं ना, सुबह से अगर मजदूरी करते हैं दिन भर तो शाम तक उनको मजदूरी चाहिए, वो इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो शासन सत्ता में स्थापित होने के लिए, व्यवस्था में स्थापित होने के लिए धैर्य रखता है। 10 पीढ़ियों तक उन सब लोगों ने, ब्राह्मणों ने इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद एक पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण हम मौर्य वंश का, यानी हमारे मूल निवासी शासक जो थे, वो बृहदत्त मौर्य की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद अपने आप को शासक घोषित करता है। और शासक घोषित करने के बाद फिर जो आज शंकराचार्य दिखाई देते हैं ना, वो तब भी शंकराचार्य थे। उन लोगों ने इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये जो शूद्र थे ना, जिनको हम लोगों ने अधिकार वंचित किया, गौतम बुद्ध आया तो इनको अधिकार दिलवा दिया, तो क्या करना होगा, इनको इतने टुकड़े टुकड़े अलग अलग भागों में बांट दो कि एक बुद्ध नहीं, अगर 1000 बुद्ध भी पैदा हो जाए तो भी ये कभी इकट्ठा न होने पाए। इन्हीं शूद्रों को आज के 3000 साल पहले साथियों, 3000 साल पहले 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा। 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा, जो कि आज भी भारत का राजपत्र, राज गजट अगर उठाकर आप देखेंगे तो 6000 पूरे भारत में 6743 जातियों का जिक्र मिलता है। इसी क्योंकि अगर जाति अगर प्रकृति बनाई होती या ईश्वर बनाया होता तो विश्व के अन्य देशों में जो जीव जंतु पशु पक्षी पाए जाते हैं तो जातियां भी हर देशों में पाई जाती, लेकिन सिर्फ भारत में ही क्यों पाई जाती है? इस पर अमेरिका के उथा विश्वविद्यालय के माइकल बामसाद नाम के वैज्ञानिक ने इस जाति पर रिसर्च किया, चली और ना तो किसी चैनल पर वो खबर चलाई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो अंग्रेजी अखबार है उसमें वो खबर इसलिए चलाई गई कि ज्यादातर सब आदमी नहीं पढ़ पाएंगे, ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे। और ये जो चट्टी चौराहे पर हमारे लोग बैठते हैं और ब्राह्मणों को चाय पिलाते हैं, पकौड़ी खिलाते हैं और उनका प्रचार अपने घर लेकर चले जाते हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर इनको जानकारी हो गई तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और ब्राह्मणों के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। उसकी चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या आई साथियों? डीएनए रिपोर्ट ये क्लियर हो गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का डीएनए आपस में 99.99% आपस में मैच कर गया। और जो यहाँ पर 6743 जाति है, जैसे SC, ST, OBC, यहाँ तक कि मुसलमानों का डीएनए आपस में मैच किया और इनका डीएनए आपस में मैच किया, और SC, ST, OBC माइनॉरिटी का डीएनए इन 3 वर्गों से मैच नहीं किया। तब फिर अमेरिका के उठा विश्वविद्यालय के जो माइकल बामसाद थे, वह विश्व के सैंपल से मिलाए तो इनका डीएनए कहाँ से मिला? यूरेशिया में अक्समोझी नाम का प्रांत है जो वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ के यहूदियों से इनका डीएनए 99.99% मैच कर गया। यानी स्पष्ट हो गया कि ये उत्तरीय ध्रुव से आए हुए लोग हैं। उसका कम से कम 2500-3000 किताब में उनका उल्लेख है। अभी जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो लिखा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो उत्तरीय ध्रुव से आए हुए लोग हैं, यानी उस भारत के मूल लोग। हमने एक बात आप लोगों को कहा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो विदेशी आए, जब आए, वो भारत पर शासन किए, शासन करना उनका स्वभाव रहा। आज भी शासन ब्राह्मणों का चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला, अवसर मिला, ऐसे नहीं मिला, मजबूर होकर के इन लोगों को अवसर देना पड़ा। वो तो संयोग से मानिए कि अंग्रेज आ गए, नहीं तो हमारे लोगों को जो शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये तो 1813 में आप लोग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़े होंगे ना। 1813 के पहले हमारे लोगों को ऐसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार इन ब्राह्मण लोगों ने नहीं दिया था, क्योंकि मुगलों का शासन भारत में 600 साल तक चला। और 600 साल तक शासन चलने के बाद भी आजादी का आंदोलन क्यों नहीं चलाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। 600 साल तक मुगलों का शासन इस भारत पर रहा, क्यों नहीं चला? क्योंकि 40% की हिस्सेदारी ब्राह्मणों की मुगलों ने दे रखा था। तो हमारे लोग तोहरे गुलाम हो गए थे ना, हमारे लोग तोहरे गुलाम थे। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? जब ब्राह्मणों को गुलाम बनाना शुरू किया, यानी हम लोग, हमारे जो बाप दादा ब्राह्मणों के गुलाम, और ब्राह्मणों को जब अंग्रेज गुलाम बनाने लगे, कैसे गुलाम बनाए?
जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था को उन लोगों ने मानने से इनकार किया। पढ़ने लिखने के अधिकार से जो इन लोगों ने हमारे लोगों को, बाप दादाओं को वंचित किया था, तो 1813 में लॉर्ड मैकाले ने जो समान शिक्षा नीति लागू किया, उसके वजह से फिर भी हमारे लोगों को ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे पढ़ने नहीं देते थे। फिर 1848 में ये तो जो ईसाई मिशनरी आए ना, अंग्रेज आए, तो जो ईसाई क्रिश्चियन जो स्कूल खोले उसमें इक्का दुक्का हमारे लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। तब जाकर के उनको पता चला कि शिक्षा क्या चीज़ होती है। इसके 1813 के बाद भी हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया, जबरदस्ती पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था। फिर क्या हुआ, 1848 में ज्योतिबा राव फूले माली जाति के ओबीसी ज्योतिबा राव फूले ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करने का काम सावित्रीबाई फूले ने किया। और हमारे लोगों के पढ़ने लिखने का आंदोलन ज्योतिबा राव फूले ने चलाया। तब से हमारे लोग जो पढ़ लिख करके नौकरियों में जाने लगे, जो पढ़ लिख करके जो जाने लगे, फिर आप देखिएगा हुआ क्या, जब पढ़ लिख करके जाने लगे तो इनको पेट में दर्द होने लगा। 1857 की पहली क्रांति आप लोग सुने होंगे कि 1857 की जो पहली क्रांति पढ़ाई जाती है साथियों, 1857 की क्रांति बताया जाता है कि उसमें जो कारतूस था उसमें गाय के सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी, इसलिए हमारे सैनिकों ने विद्रोह किया। गलत, तो गलत था, गलत पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इतिहास है साथियों, जो वास्तविक इतिहास है उसको ब्राह्मण लोगों ने दबा के रखा, और जो फर्जी इतिहास है, जो गलत इतिहास है, उसको इन लोगों ने हमारे लोगों के सिलेबस में डालने का काम किया। 1857 की जो क्रांति हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, अगर इसको पढ़ना है तो वोल्गा टू गंगा नाम की किताब राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है। राहुल संस्कृत्यायन का नाम आप लोग जानते होंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले कनैला गांव में हुआ। तो हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान पड़ता है, और एक चक्रपालपुर बाजार है, उसमें उनकी प्रतिमा बाकायदे लगाई गई है। उनमें उन्होंने वोल्गा टू गंगा नाम की किताब में लिखा हुआ है। देखिए होता क्या है, जो शासक वर्ग है, अरे सर बात रखें, कोई बिल्कुल, वोल्गा टू गंगा नाम की किताब में जो जिक्र है वो क्या है कि मंगल पांडे का नाम आप लोग सुने होंगे, तात्या टोपे का नाम आप लोग सुने होंगे। तो मंगल पांडे से उसकी बात होती है कि अरे देख नहीं रहे हो, जब से ये अंग्रेज आए हैं, इन शूद्रों को, जिनको हमारे बाप दादाओं ने इतने वर्षों से गुलाम बना के रखा था, और इन लोगों को अधिकार दे दिया, पढ़ने लिखने से ये लोग नौकरियों में जाने लगे, और हमारे ही सामने ये कुर्सियों पर बैठते हैं। हम लोगों को ये बहुत बात खलती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। मंगल पांडे कहता है कि फिर क्या करना होगा। वो बोलते हैं कि क्या करना होगा, इन अंग्रेजों को ही यहाँ से भगाना होगा। तो कहा कि वो कैसे संभव है, वो कैसे संभव है। उसने कहा कि यहाँ के लोगों का समर्थन लेना होगा, यहाँ के लोगों को बताना होगा कि अंग्रेज हम पर शासन कर रहा है, अंग्रेज हमको गुलाम बना रहा है, इसलिए अंग्रेज को यहाँ से भगाना होगा। तो अंग्रेज को भगाने के नाम पर इन लोगों का समर्थन लेना होगा, और इन लोगों के समर्थन से अंग्रेजों को भगाना होगा। साथियों हुआ यही। हमारे लोग आज पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस समय तो पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। उसका जो महात्मा गांधी बना, महात्मा गांधी उसका अग्रदूत बना, ब्राह्मणों ने उसको आगे किया, और आगे करने के बाद हमारे लोगों का समर्थन लिया, आंदोलन किया, और अंग्रेज जो हमको अधिकार देते थे, जैसे कुर्सियों पर बैठने का अधिकार, अंग्रेजों ने ही तो दिया। सती प्रथा जो सबसे बड़ी अव्यवस्था थी, उन्हीं के समय में तो दूर हुआ। तो ये जो अधिकार हमको अंग्रेज देने लगे, ये ब्राह्मण लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब आइए, अब इधर की चलते हैं। ये तो हम सामाजिक व्यवस्था में अपनी स्थान को समझ गए। जैसे हमारे जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, अगर हम ओबीसी भाई को ये बताते हैं कि भाई देखो, चातुर्वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण आज जो है हमको शूद्र बनाया, जैसे हम बना नहीं रहे, जैसे हम आपको, या हम खुद ओबीसी हैं, तो हम शूद्र बनने के लिए या बनाने के लिए घूम नहीं रहे। जैसे हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब हैं, और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष यादव जी हैं। तो हम लोग शूद्र बनाने के लिए नहीं घूम रहे, हम लोग ये बताने के लिए घूम रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने हमको शूद्र की कैटेगरी में रखा, और आज हम उन्हीं की बनाई हुई व्यवस्था के तहत हमको आज भी वो ब्राह्मण जातियों में जो 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा हुआ है, बांटने के बाद हमारे लोगों को वही व्यवहार करता है, लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। पहले शूद्र बना के हम पर शोषण किया, आज हिंदू बना करके हमारा शोषण कर रहा है।
यानी तब भी गुलाम बनाया। हिंदू का मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिए, इस पर बहुत खास चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इस बात को अभी यही रोकते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब संवैधानिक अधिकार मिला, चूंकि जो ज्योतिबा राव फूले से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज और शिवाजी महाराज ने जो आंदोलन चलाया, वो भी मौखिक आंदोलन चल रहे थे, वो कहीं लिखित आंदोलन नहीं थे, इसलिए ब्राह्मण उनको कुचलने में सफल हो जा रहे थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो आंदोलन चलाए, आंदोलन चलने के बाद उन्होंने क्या किया, जो हमारे अधिकार थे उसको संविधान में उन्होंने लिख करके अंगीकृत कर दिया। करने के बाद साथियों 6743 जाति के टुकड़ों को बाबा साहब ने 4 जगह ला करके खड़ा किया। ब्राह्मण हमको अलग अलग छिटकाया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखा हुआ है। तो उनका जो अवसर मिला, उन्होंने क्या किया कि 6743 जाति के जो टुकड़े हैं उनको 4 जगह ला करके खड़ा किया। कहाँ? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, 4 जगह ला करके खड़ा किया। तो वो जो हमारे सामाजिक आंदोलन थे, तो हमारे लोग आज इतिहास पढ़ते हैं ना कि कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा आंदोलन चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा आंदोलन चलाया, कांशीराम साहब ने ऐसा आंदोलन चलाया। तो वो क्या हुआ, इतिहास हो गया ना। तो जिस समय आंदोलन चल रहा था तो ऐसे ही लोग आके बताते थे और समझाते थे, ऐसे ही बताते थे, समझाते थे। तो वो आंदोलन जो आज भी चल रहा है, आज बामसेप एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं, वो 4 टुकड़ों को एक जगह ला करके खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल निवासी इसलिए कि आज तक हम लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो दुश्मन है उसको हम लोग दोस्त बना के रखे हुए इसलिए हम लोग असफल हो जा रहे हैं। तो साथियों ये जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि जो संवैधानिक हमारे अधिकार, उधर पढ़ने लिखने का अधिकार से हम लोगों को वंचित किया जबरदस्ती। आज जब संविधान में अधिकार मिल गया पढ़ने लिखने का, तो डायरेक्ट ये रोक नहीं पा रहा है, तो इनडायरेक्ट रोक रहा है। 1980 के दशक में आप लोग देखते होंगे कि हमारे लोगों को स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, मार के भगा देते थे। क्योंकि जो आप चाचा जी जो बैठे हैं, अगर पिताजी की उम्र के अगर जाएंगे तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बता रहे होंगे कि जब स्कूल में जाते थे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय मास्टर हुआ करते थे, अध्यापक हुआ करते थे, जबरदस्ती मार के भगा देते थे, तो पढ़ने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख लेगा तो ये चालाक हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। 1980 के दशक में तो हमारे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने लगे, तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि शिक्षा का दोहरी नीति लागू कर दिया। एक सरकारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा, एक सरकारी शिक्षा। देखिए आज के समय में शिक्षा का कितना दुरुपयोग, कितना खत्म किया जा रहा है, हमारे ही आँख के सामने चल रहा है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। एक सरकारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा। प्राइवेट शिक्षा में अब हमारा जो गरीब तबका है, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि अगर एक दिन मजदूरी ना करें तो दूसरे दिन उनके घर में चूल्हा जलने वाला नहीं। अब वो प्राइवेट सेंट थॉमस जॉनसन जैसे स्कूलों में तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? सरकारी विद्यालय में। तो उस समय जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे 1980 के दशक में, तो शिक्षा की गुणवत्ता की जाँच होती थी। साथियों इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी कि जो डिप्टी साहब आते थे वो शिक्षा की गुणवत्ता की जाँच करते थे। बच्चे को खड़ा करते थे, पूछते थे बेटा अपना नाम बताओ, पहाड़ा सुनाओ, गिनती सुनाओ, पिताजी का नाम लिखो, माताजी का नाम लिखो, तब शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होती थी। आज वही चीज है। और अब डिप्टी साहब आते हो तो क्या होता है, ये खिचड़ी ठीक बना कि नहीं बना, अब खिचड़ी की गुणवत्ता की जांच हो रही है। कुछ मैं बोलूं? अभी बोलते आपको रखिएगा, अभी बोलना होगा, अभी आप रखे रहिए उसको। अभी जो सवाल है, अभी जैसे हम लोग जो बात कर लेंगे, तो जो भी सवाल बनता होगा उस सवाल को आप लोग पूछेंगे, क्योंकि एक सिस्टम होता है, जो जागरूक करता है वो शोषण नहीं करता, और जो शोषण करता है वो जागरूक नहीं करता। तो इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होती थी। आज शिक्षा का कितना खत्म कर दिया कि आज जिस स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, आज खिचड़ी की गुणवत्ता की जांच हो रही है। और हमारे और आपके परिवार का लड़का झोले में कॉपी, किताब, पेंसिल रखना भूल सकता है, लेकिन कटोरा रखना नहीं भूलता। यानी शिक्षा के गुणवत्ता को कितना निचले स्तर पर लाया जा रहा है आज आप लोगों के सामने ही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो समस्याओं को निर्माण करता है वो समस्या का समाधान नहीं करता है। जो समस्या क्यों?
क्योंकि जो समस्या निर्माण करता है उसी समस्या के निर्माण से तो वो शासक बनता है, तो उतना गधा है क्या कि समस्या का समाधान करेगा। तो समस्या के समाधान के लिए हमारे लोगों को ही आगे आना होगा। मैं इस बात को समझाने का बहुत अपने सरल भाषा में प्रयोग कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। जैसे आज आप लोग देखते होंगे हमारे लोग क्या करते हैं, आज की जो व्यवस्था है कांग्रेस और बीजेपी को हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं। आज जो आंदोलन चल रहा है ना साथियों, आज जो आंदोलन, दो तरह का आंदोलन आज भी चल रहा है और दो तरह का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के समय भी चल रहा था। एक अम्बेडकरवादी आंदोलन, एक ब्राह्मणवादी आंदोलन। अम्बेडकरवादी आंदोलन, एक ब्राह्मणवादी आंदोलन। अम्बेडकरवादी आंदोलन को वामसेव चला रहा है और अम्बेडकर है भारतीय संविधान को बचाना। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है, जल की जरूरत है, मान सम्मान के लिए शिक्षा की जरूरत है। तो वो कहां पर लिखा हुआ है, वो व्यवस्था कहां है? संविधान में। वो सारी व्यवस्था संविधान में लिखा हुआ है और उस संविधान को ही ब्राह्मण जो लोग हैं वो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो हमारे लोग फिर उसी पुनः स्थिति में पहुंचा दिए जाएंगे। तो साथियों, अभी आप लोग देखते होंगे कि जो ब्राह्मणवादी आंदोलन है उसको आरएसएस चला रहा है। आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत यानी ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों का संगठन है और 3.5% के ब्राह्मण जो आरएसएस को जो फॉरवर्ड लोग चलाते हैं, जिनको हम सवर्ण बोलते हैं, वो उस आंदोलन को चला रहे हैं। और जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है इसको वामसेव चला रहा है। वामसेव संविधान बचाने के लिए काम कर रहा है और ब्राह्मणवादी आंदोलन आरएसएस संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। सरल भाषा में समझ लीजिए, दो तरह का आंदोलन। एक आंदोलन जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो आंदोलन यानी भारत के जो मूल निवासी आंदोलन चला रहे हैं, वो संविधान को बचाने के लिए चला रहे हैं। और आरएसएस जो आंदोलन चला रहा है वो संविधान को खत्म करने के लिए चला रहा है। अभी हमारे लोग क्या करते हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी में अंतर समझ जाते हैं, यही सबसे बड़ी भूल होती है। और हमारे जो जिनको हम अपना नेता मान के आगे भेजते हैं ना, वो भी उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, चाहे वो डर से, चाहे भय से, चाहे लालच से। क्यों? क्योंकि अभी 20 साल 15 साल 20 साल पहले वो कारण क्या है कि उस आंदोलन को अब मुंह से बोल नहीं रहे हैं, ये ना ऐसा क्यों हो रहा है? तो कांग्रेस और बीजेपी में हमारे लोग अंतर समझ जाते हैं। क्यों? अभी अंतर क्या है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो काम कांग्रेस करती है वही काम बीजेपी करती है, जो काम बीजेपी करती है वही काम कांग्रेस करती है। दोनों का उद्देश्य संविधान को खत्म करना है। जैसे अभी निजीकरण को कांग्रेस ने लाया, विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। बीजेपी ने इसलिए विरोध किया कि कोई वास्तविक विरोधी न पैदा हो जाए, इसलिए जैसे नहीं सुने, चोर चोर मौसियाउर भाई, चोर चोर मौसियाउर भाई, तो वो विरोध इसलिए किया। फिर उसने मनरेगा लाया, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। 27,000 एफडीआई के तहत, जो एफडीआई कानून के तहत जो 27,000 कंपनियों को, एक ही ध्यान रखेगा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, 200 साल तक शासन किया। अब 27,000 अगर कंपनी भारत में आ रही है तो क्या होने वाला है? 27,000 कंपनियों को लाने का काम कांग्रेस ने किया, विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। आधार कार्ड को लाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। तो हमारे लोगों ने क्या कहा? नहीं, ये कांग्रेस जो है ना बहुत खराब है, ये कांग्रेस बहुत खराब है, इससे बढ़िया तो बीजेपी ही थी। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वालों से कहा, देखो ऐसा है ना, अभी हमने जो है इन लोगों को 10 जूता मारा है, यहाँ के जो मूल निवासी है ना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इसको हमने 10 जूता मारा है। अब ये उब चुके हैं, अब तुमको लाएंगे तो 10 का 8 मत करना, 10 का 12 कर देना। तो जैसे ही बीजेपी आती है तो 10 का 12 करती है, तो फिर हमारे लोग क्या कहते हैं? अरे वो मार रही थी, वो ठीक थी, अरे ये तो बढ़ा के मार रहा है भाई, ये बढ़ा के मार रहा है, नहीं ये भी ठीक नहीं, वही ठीक थी। तो ये बोलता है देखो ऐसा है कि हमने 12 कर दिया है, अब 12 का 10 न होने देना, अब 12 का 14 करना। तो 12 का 14, 14 का 16, 16 का 18, 20 का 22, 73 साल से यही हो रहा है। 73 साल से यही हो रहा है। जिद एफडीआई
आधार, मनरेगा, निजीकरण, सेज, जितने कानून को कांग्रेस ने लाया और विरोध बीजेपी ने किया, और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई उन सारे कानूनों को लागू कर दिया। अंतर है क्या? कोई अंतर है? लेकिन हमारे लोग क्या समझ रहे हैं, नहीं नहीं अब ना ये बहुत गलत काम कर रहा है, अभी बीजेपी कांग्रेस अब ठीक है ऐसा। और हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो नेता है ना, अगर आज के डेट में बताऊं, अगर आज चुनाव हो जाए बिहार में, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अगर सेल्फ चुनाव लड़ जाना, तो एक भी सीट की बोहनी होने वाली नहीं है, मैं गारंटी से लिख करके दे सकता हूं। लेकिन वो भी इस बात को जानता है कि जिनको हम जूता मारने का काम कर रहे हैं, उनके पास हम वोट मांगने जाएंगे तो हमको वोट देंगे क्या? नहीं वोट देंगे। इसलिए हमारे, चूंकि आज हमारे जो नेता हैं जो हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं और डर भय के बस में आकर के उनको सर पर ढोने का काम कर रहे हैं। अगर नीतीश जी आज अगर बीजेपी का साथ छोड़ दें, अगर आज इनका साथ छोड़ दें, उनके साथ अलायंस ना करें, तो क्या बीजेपी की एक भी सीट आने वाली है क्या? कांग्रेस की अगर उधर तेजस्वी जी अगर कांग्रेस का साथ अगर छोड़ के सेल्फ चुनाव लड़े, तो क्या कांग्रेस की एक सीट आने वाली है क्या? कांग्रेस इस संविधान को संशोधन करके खत्म करना है तो क्यों दे रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। हमारे लोगों को बहुत अच्छा लगा, अरे वाह बहुत अच्छा काम तो करने वाले हैं भाई। फिर क्या कहा, यह जो काला धन है ना, हमारे लोगों से पूछते थे ये बताओ काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे लोग हाँ बिल्कुल आना चाहिए। काला धन आएगा तो होगा क्या, हर परिवार को 15 लाख रुपया मिलेगा। हमारे लोग जब 5 किलो अनाज पर खुश हो जाने वाले हैं तो 15 लाख रुपया पर कितना खुश हो जाएंगे? समझिए, 500 रुपया, 2000 रुपया ईमान और सम्मान बेचने वाले लोग अगर 15 लाख रुपया पाएंगे तो क्या करेंगे? इसको बुरा मत आप लोग मानिएगा, मैं ये बात समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं। ये बात मैं समझाने और बताने के उद्देश्य से ये बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर ये कहूं आप लोगों से कि यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं? कोई बेवकूफ बनना चाहेगा? अरे क्यों बेवकूफ बनना चाहेगा भाई? अगर मैं पूछूं कि कितने लोग यहाँ बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं, तो सब लोग कहेंगे नहीं भाई हम भी बेवकूफ नहीं बनना चाहते। यानी इससे सिद्ध होता है कि इस धरती पर कोई बेवकूफ बनना नहीं चाहता है, लेकिन इस भारत में हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हम जानबूझ करके नहीं बनते, बनाया जाता है। उसके पीछे का कारण यह है कि हम लोग अपने संवैधानिक इतिहासों को, संवैधानिक अधिकारों को, चूंकि अपने इतिहासों को और संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते हैं, इसलिए वो बहुत आसानी से हमको मूर्ख और बेवकूफ बना लेते हैं। अब जब सारे मुद्दे पर वो फेल हैं, सारे मुद्दे पर फेल हो जाते हैं, तो आप लोग देखिएगा जैसे जो ओबीसी खास करके है, जो ब्राह्मण लोगों का जो सामाजिक व्यवस्था पर जो कब्जा है ना, तो जो सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा होता है, जो ठेकेदारी करते हैं ना, उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में भी होता है। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, जब हम सामाजिक व्यवस्था की जब बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं, देख लीजिए कौन आदमी है। जब हम सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो उस सामाजिक व्यवस्था में जैसे मान लीजिए जैसे हमारे परिवार में अगर बच्चा पैदा होता है तो नामकरण और कुंडली के लिए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। शासन व्यवस्था जल्दी समझ में आ जाएगा। जो ब्राह्मण होते हैं, अगर बच्चा हम पैदा करते हैं, लेकिन नामकरण के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। मकान हम अपने खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लेकिन कब गृह प्रवेश करना है ये पंडित जी से पूछते हैं। अरे वो जानते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार बनाए हैं, और 16 संस्कारों में सीधा लेता है। अरे साथियों क्या बताएं आप लोगों से, जिंदा पैसा लेता है, मरने के बाद भी हमारे लोगों से पैसा लेता है। जो हमारे घर का बाप दादा या बुजुर्ग मर जाता है, उसका भी पैसा हम लोगों को चुकाना पड़ता है। और हम लोगों को क्या बोलता है, ये जो बाप दादा है ना, ये जो मरे हैं ना, क्योंकि हम लोगों को धर्म से जोड़कर, हमको उपयोग कहाँ करता है, धर्म से जोड़ करके उपयोग करता है। अभी ये जो मरे हैं ना, अभी जो यहाँ दोगे ना, वो घाट होता है ना, जो दोगे ना वो वहां मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। अब हम लोगों ने कभी देखिए, पढ़ा लिखा जो हमारा समाज है, मैं ये बात समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं
कि हमारा पढ़ा लिखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा दिया, तर्क शक्ति जो है बढ़ती है, लेकिन हमारी अब तक तर्क शक्ति कितनी बढ़ी है यही पता चल जाता है। तो क्या बोलता है, जो यहाँ दोगे वो वहां स्वर्ग में मिलेगा। अगर स्वर्ग में क्या मिलता है, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, 16 प्रकार का व्यंजन मिलेगा, मोटा मोटा गद्दा लगा रहेगा, यानी सारी व्यवस्थाएं वहां लगी हुई हैं, मतलब अच्छी व्यवस्था वहां लगी हुई है। भैया जब वहां अच्छी व्यवस्था है और रास्ता वो जानता है तो हमको क्यों भेजेगा? समझने की बात है ना। अगर वहां अच्छी व्यवस्था है तो फिर हमको क्यों भेजेगा? संविधान में जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, राजनीति में जाने का अधिकार, नौकरी में जाने का अधिकार, अच्छा जीवन जीने का अधिकार संविधान से मिलने वाला है। तो संविधान पर कुंडली मार के बैठा है। वहां तक हमारा जो मंडल कमीशन, अभी तक मंडल कमीशन के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, उधर चलेंगे तो लंबा होगा। तो मंडल कमीशन जो हमारा अभी तक लागू नहीं हो पाया, उस पर कुंडली मार के बैठा है। अगर स्वर्ग अच्छा चीज होता तो हमको जाने देता क्या? सबसे पहले वो पहुंचता ना, हमको क्यों जाने देता? और एक जैसे स्वर्ग की एक हमने अपने हिसाब से परिभाषा एक डिफाइन किया हुआ है कि स्वर्ग होता क्या है, स्वर्ग होता क्या है, समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ, किसी अच्छे घर जाते हैं, वहाँ अच्छा भोजन मिलता है, सोने के लिए वो अच्छा गद्दा मिलता है, खूब फर्स्ट क्लास का एसी चलता है, आराम से जब आप सोते हैं उठते हैं आराम से, कहते हैं आहा भैया एकदम स्वर्ग है, होता है ना। तो अब उन सब चीजों की जरूरत जीते जी है कि मरने के बाद है? उन सब चीजों की जरूरत जीते जी है। उधर क्या बोलता है कि सारी चीजें वहां उपलब्ध है, अब फिर वही बोलता है क्या कि भैया जो दोगे यहाँ, खटिया, रजाई, तोशक, तकिया, लाइट, टार्च, ललटेन, जो दोगे वहां मिलेगा। अबे जब स्वर्ग में सारी चीजें उपलब्ध है तो फिर इन सब चीजों, खटिया यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने कभी इस बात को समझा? और हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था है वो हम उनके कहने पर मानते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था पर उनका कब्जा है तो शासन व्यवस्था में देखिए किस तरह से कब्जा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर एक छत्र ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। 1931 में जाति आधारित गणना हुई और उस समय ब्राह्मण लोगों की 3.5% संख्या थी। 1931 के बाद अब तक कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक भारत में ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं होने दिया। जाति आधारित गणना के बारे में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। साथियों, यह जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से उन लोगों ने शासन व्यवस्था पर नियंत्रण किया हुआ है और सारी बात हम समझ गए। जैसे हम सारे मुद्दे पर जब वो सरकार कांग्रेस और बीजेपी फेल हो जाती है ना, वो जानती है कि अब जनता के बीच में जाएंगे तो लुटियाए जाएंगे, तो वो मूर्ख बनाने वाली बात आ जाती है। तो हमारे लोगों क्या है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से बुरा न माने तो मैं आप लोगों से अगर यह पूछूं कि क्या आप सभी लोग हिंदू हैं, तो आप जितने हिंदू हैं जरा बैठे, जरा हाथ खड़ा कर लीजिए। हाँ करिए ना। अरे हम और आप आपस में कनेक्शन जुड़ना चाहिए ना भाई। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ भाषण करना नहीं, मेरा मकसद क्या है कि हम लोग इस बात को समझें और जो आपके मन में सवाल आता है वो हमसे पूछें। अभी हमने पूछा कि आप लोग हिंदू हैं, तो आप लोगों ने कहा चूंकि ओबीसी के लोग ज्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट की भी लोग ज्यादा है, मतलब है शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के लोगों की संख्या यहाँ पर है, और सब संजोग से नई उम्र के ही लोग, काफी ज्यादा लोग जिनके ऊपर की देश का अगला जो भार है वो आपके कंधे पर है। तो जैसे अभी किसी ने बताया कि हमको बताया गया कि हम हिंदू हैं, हम लोगों ने माना कि हम लोग हिंदू हैं। जैसे मुझे आप अगर कहें कि भाई साहब आप तो स्त्री लग रहे हो, आप स्त्री हो, तो क्या मैं मान लूंगा? मैं मान लूंगा? मैं ये तर्क करूंगा कि यार मेरी जो बनावट है वो पुरुष की है, यानी जो पुरुष की बनावट होती है वो मेरी बनावट है, तो मैं स्त्री तो हो नहीं सकता, है ना? तर्क है ना? तो अगर हम हिंदू, देखिए सबसे बड़ा शोषण वो कहाँ करता है, उपयोग हमारा कैसे करता है? एक एजेंडा उसका क्या होता है, हिंदुत्व का, और एक एजेंडा होता है राष्ट्र प्रेम का। यानी डीएनए के हिसाब से यह सिद्ध हो गया कि वो इस देश का है ही नहीं, और झूठा राष्ट्र प्रेम सबसे पहले दिखाता है। तो हमारे लोगों को भावनाओं से जोड़ता है, इधर धर्म से जोड़ता है, उधर देश की भावनाओं से जोड़ता है। तो करता क्या है? अगर आप लोग हिंदू हैं या हम हिंदू हैं, तो जैसे मैं एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान, जाति लोनिया, ओबीसी कैटेगरी से हूँ,
और मैं ये कहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा लटपटा लगेगा कि यार ये कौन सी बात है। अभी ये बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है तो कैसे नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात रखना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, तर्क देना चाहता हूँ। वो अब मानना या ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं उस बात को रखना चाहता हूँ। जैसे अगर धार्मिक रूप से इसको समझाया जाए तो आप लोग ध्यान देते होंगे, जैसे मुसलमान को आप लोग जानते हैं ना, मुसलमान को सभी लोग जानते हैं। इस्लाम जो कबूल करता है वो मुसलमान होता है। इस्लाम को जो कबूल करता है वो मुसलमान कहलाता है, और इस्लाम कबूल करने के लिए उसका संस्कार होता है, वो संस्कार होता है खतना, सुन्नत, जिसको वो सुन्नत संस्कार होता है, और हम लोग आम भाषा में उसको खतना बोलते हैं, खतना संस्कार। और आप लोग ये भी सुने होंगे कि बौद्ध धर्म, जैसे बौद्ध धर्म का नाम भी आप लोग सुने होंगे, तो आप लोग ये भी सुने होंगे कि 4000 10,000 लोगों ने दीक्षा संस्कार के माध्यम से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का कौन सा संस्कार है? दीक्षा संस्कार। अब आ जाइए, अब हम लोग हिंदू हैं तो ये भी तो जानना होगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं, ये जानना जरूरी ना है। तो अब आप इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हिंदू धर्म है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी इस बात को लिखा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अभी बामसेफ 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। बामसेफ जो संगठन है वो 1 करोड़ का इनाम रखा है कि जो ये सिद्ध कर दे कि हिंदू कौन है, SC ST OBC में कौन हिंदू है, वो सिद्ध कर देगा, उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन मोहन भागवत हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार है, लेकिन आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। तो तब खोजेंगे तो अब इतिहास में जो बातें हमारे साथ घटना घटी है उसका संबंध अब यहाँ आ जाएगा। उपनयन का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार, यानी शूद्र के लिए वो संस्कार। अब 36 साल की उम्र हमारी हो गई, आपकी भी उम्र भाई हम लोगों से काफी है। आप लोगों की भी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल के आसपास होगी ही। तो क्या आप लोगों का ये, मेरा तो अभी नहीं हुआ, पता नहीं आप लोगों का शायद हुआ होगा, क्योंकि आप हिंदू हैं तो हुआ होगा। साथियों ध्यान रखिए इस बात को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार शूद्र के लिए वो संस्कार ही नहीं है। और हमारा जो उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो हम कब और कैसे हिंदू? सवाल है, कब और कैसे हिंदू? अरे साथियों, हम तो कुर्रा आते हैं और कुर्रा चले भी जाते हैं, किसी धर्म के भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारा उपयोग और हमको बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी, इस देश का ब्राह्मण जो शासक वर्ग है, वो 5 साल में एक बार हमको हिंदू बनाता है। कब हिंदू बनाता है? जब संविधान के विरोध में वो फैसले लेना शुरू करता है और जो वादा करता है उस सारे वादों पर जब फेल हो जाता है, जनता में जब आक्रोश होता है, तो वो बोलता है कि हिंदुत्व तो खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस बात को आप बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत मानिएगा, सिर्फ समझने के लिए बात कह रहा हूं। बताया जाता है, ब्राह्मण के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 33 करोड़ देवी देवता है। मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग भी जानते होंगे, 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन आज तक मैंने अपने तर्क के आधार पर यह बात समझ में मेरे नहीं आई कि 33 करोड़ जिस धर्म की रक्षा करने वाले लोग हों, वो हर 5वें साल खतरे में कैसे आ जाता है? हर 5वें साल वो धर्म खतरे में क्यों और कैसे आ जाता है? वो धर्म खतरे में नहीं आता है साथियों, वो कुर्सी खतरे में आती है। अब कुर्सी खतरे में आती है तो अगर वो ये बोले कि भैया यादव जी, कुर्मी पटेल जी, मौर्य जी, कुशवाहा जी, कुर्सी हमारे खतरे में है, वोट दे दीजिए, कोई देगा वोट? कोई वोट नहीं देगा। तो क्या करता है? बोलता है कि हिंदुत्व तो खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमान हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारा दबाव दिखाता है कि मुसलमान हम पर हमला कर रहा है, हमको मार काट रहा है, यानी हमारे अधिकारों को खत्म मुसलमान कर रहा है, जबकि मुसलमान तो बहुत दूर है। सवाल खड़ा होता है साथियों कि आरक्षण का विरोध कभी मुसलमान किया नहीं? कभी किया हो तो बताइए। आरक्षण का हमारे विरोध मुसलमान कभी नहीं किया। जातियों में बांटने का काम मुसलमानों ने नहीं किया। अछूत हमको मुसलमानों ने नहीं बनाया, तो फिर दुश्मन कैसे हुआ? जो दुश्मन है वही हमको दूसरी तरफ दिखाता है, दुश्मन दूसरे को बताता है। और साथियों, जब
बोलता है कि हिंदुत्व तो खतरे में है, तो उस समय ध्यान दीजिएगा क्या होता है। उस समय हम SC ST OBC के लोग सारे मुद्दों को भूल जाते हैं। भूख में पेट में हमारे जो भूख लगी हुई है, हमारे सारे अधिकार जाने वाले होते हैं, वो सब हमारे पीछे चले जाते हैं। क्या दिखाई देता है? हिंदुत्व दिखाई देता है। और हम लोग क्या होते हैं? हिंदू रूपी चादर। उस समय देखते होंगे कि जो हिंदू का जो बड़ा नेता होता है, जो आह्वान करता है, या तो वो ब्राह्मण होता है या तो क्षत्रिय का नेता होता है। वो दिल्ली से आह्वान करता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुत्व खतरे में है। तो होता क्या है, आप लोग देखिए, मैं ये उदाहरण बार बार देता हूं कि फल में आप लोग संतरा देखे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे जो संतरा आप लोग देखे होंगे, संतरा मुझे लगता है सभी लोग देखे होंगे। संतरा के ऊपर एक पीला छिलका होता है ना, उसके अंदर आप लोग देखे होंगे फाकी होता है, और वो एक ही छिलके के अंदर, एक ही आवरण के अंदर होता है, लेकिन एक दूसरे का रस एक दूसरे में नहीं जाता है। और वैसे ही ठीक जो शासक वर्ग ब्राह्मण जो हमको बेवकूफ बनाता है, वो बोलता है कि हिंदुत्व तो खतरे में है, तो हिंदू रूपी चादर हम लोगों के ऊपर उड़ाता है। SC ST OBC का आदमी उस समय हिंदू हो जाता है, और हिंदू होने के बाद क्या करता है कि मुसलमान भाई से लड़ता है। मुसलमान भाई से लड़ने के बाद अगर मंदिर बना भी लेता है साथियों, तो उसमें घंटा बजाने की भी नौकरी हमारे लोगों को नहीं मिलती है। उसका उदाहरण आज अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ, 1992 जो बाबरी मस्जिद गिरवाई गई, वो मंडल कमीशन जो क्रिमिलेयर OBC पर लगा, उसको हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे कि क्रिमिलेयर जब लागू हुआ तो वो जान गए कि ये क्रिमिलेयर के विरोध में ये कहीं OBC खड़ा न हो जाए, इसलिए मंडल को कमंडल में बदल करके और बाबरी मस्जिद हमारे लोगों से गिरवाई गई। और गिरवाने के बाद आज देख लीजिए, उसमें मरने कटने वाला चमार, पाती, धोबी, लोहार, अहिर था। और आज जब भूमि पूजन की बला आई, जब मलाई काटने की बारी आई, उसमें एक भी OBC का व्यक्ति, वो जो ट्रस्ट बना उसमें एक भी OBC का आदमी नहीं, सारे के सारे ब्राह्मण। तो साथियों होता क्या है कि उस समय तब तक हम लोग जब हिंदुत्व के रंग में रंगे होते हैं, और अगर चौधरी विकास पटेल साहब अगर घूम के बोलते हैं कि अरे भैया ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप लोग समझो, अरे चुप रहिए, आप क्या बोल रहे हैं, अगर हिंदुत्व खतरे में आपको बेवजह की बात दिखाई दे रहा हो तो बाद में हम देख लेंगे, पहले हिंदुत्व बचाते हैं। और हिंदुत्व बचाने के चक्कर में कांग्रेस या BJP को हम लोग वोट करते हैं, और तब तक वो शासन सत्ता में पहुंच जाते हैं। और शासन सत्ता में पहुंचने के बाद फिर हम लोग कहते हैं अरे भाई हम लोग हिंदू थे तो हमारा शिक्षा में अधिकार, रोजगार, हमारा आरक्षण, जो शिक्षा जो मूलभूत आवश्यकता है भाई, वो भी तो हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हिस्सेदारी के नाम पर जानते फिर क्या करता है, वो हिंदू रूपी चादर अब हटा लेता है। और हिंदू रूपी चादर हटाता है, फिर कहता है ना जाओ अब तुम अब क्या हो, चमार, पाती, नोनिया, यही लोहार, डोम, ढड़कार, 5 साल के बाद फिर हिंदू बनाएंगे, जाओ 5 साल के बाद फिर हिंदू बनाएंगे। और तब तक फिर हम ही लोग अपने संविधान का संशोधन और संविधान को खत्म करने का लिखित रूप से अधिकार फिर उन्हीं ब्राह्मणों को हम दे देते हैं। तो साथियों, यह जो आंदोलन चल रहा है, ये अभी जो 15 अगस्त 1947 का जो आंदोलन चला, जो अंग्रेजों को भगाया गया, अंग्रेज जो गए वो हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, वो ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन हो गया। यहाँ अभी तक आजाद किसी प्रकार से आजाद नहीं हुआ। तो आज